नमस्ते। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस शांत और गहरी दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हम जिंदगी के उलझे हुए धागों को कहानियों के जरिए सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी समीर की है, जो शायद आपकी या मेरी भी हो सकती है। सोमवार की सुबह थी और समीर अपने ऑफिस की पार्किंग में अपनी कार के अंदर बैठा हुआ था। बाहर बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थी और विंडशील्ड पर गिरती हर बूंद जैसे उसके दिमाग में चल रही उलझन को और बढ़ा रही थी। समीर की उम्र यही कोई 27 साल होगी, पर पिछले कुछ महीनों में उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वो बूढ़ा हो गया है। ऑफिस जाने का ख्याल ही उसे थका देता था, और इस थकान की वजह काम का बोझ नहीं था, बल्कि वो एक इंसान था। हम सबके ऑफिस में, हमारे सर्कल में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसका नाम सुनते ही हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। समीर के लिए वो इंसान उसका सीनियर सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के साथ काम करना किसी जली हुई रबर की महक जैसा था, कड़वा, इरिटेटिंग, और जिससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। समीर ने अपनी कार का दरवाजा खोला और गहरी सांस ली। खुद को तैयार किया उस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया के लिए जो ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अपने डेस्क पर पहुंचा, उसे अपनी स्क्रीन पर सिद्धार्थ का एक ईमेल दिखा। ईमेल की टोन वैसी ही थी जैसी हमेशा होती है, रूखी और थोड़ी सी ताना मारने वाली। समीर को लगा कि बस अब बहुत हो गया। उसे वो सारे पल याद आने लगे जब सिद्धार्थ ने मीटिंग में उसकी बात काटी थी, या कैसे वो छोटी छोटी चीजों को माइक्रो मैनेज करता था। समीर को लगने लगा कि उसकी नौकरी की सबसे बड़ी रुकावट जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं, बल्कि ये इंसान है। ऑफिस में हम अपना आधा जागता हुआ वक्त बिताते हैं, लगभग 90,000 घंटे अपनी पूरी जिंदगी के, और अगर उन घंटों का एक बड़ा हिस्सा किसी ऐसे इंसान की वजह से खराब हो रहा हो जिसे आप झेल नहीं सकते, तो काम करना किसी सजा जैसा लगने लगता है। समीर ने गौर किया कि कैसे वो सिद्धार्थ से बचने के लिए अपने रास्ते बदल लेता था। कॉफी मशीन पर तब जाता था जब सिद्धार्थ वहां न हो, यहां तक कि मीटिंग्स में भी वो पीछे की तरफ बैठता था ताकि नजरें न मिले। पर क्या भागना वाकई कोई हल है? तभी उसकी नजर ब्रेक रूम में बैठे रेयान पर पड़ी। रेयान ऑफिस के सबसे पुराने और शांत लोगों में से एक थे, एक बड़े भाई या पिता जैसे, जिनसे बात करके हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई भारी बोझ हल्का हो गया हो। समीर उनके पास जाकर बैठ गया और बिना कुछ कहे अपनी कॉफी के मग को घूरने लगा। रेयान ने उसकी तरफ देखा, एक हल्की सी मुस्कान दी और बोले, समीर, चेहरा बता रहा है कि आज फिर किसी ने दिमाग की दही की है। वो कौन सा नाम है जो इस वक्त तुम्हारे सिर में हथौड़े की तरह बज रहा है? समीर थोड़ा झेम गया, पर उसने सच कह दिया, सिद्धार्थ सर। पता नहीं क्यों वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है। हर छोटी बात पर टोका टाकी, कभी मूड अच्छा तो कभी इतना खराब की बात करना मुश्किल हो जाए। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों के साथ काम कैसे किया जाए। रेयान ने अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे की और बड़े आराम से बोले, पता है समीर, जब हम कॉम्प्लिकेटेड शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत किसी और का चेहरा आता है। हम सोचते हैं कि अगर वो इंसान बदल जाए तो ऑफिस स्वर्ग बन जाएगा, पर असलियत यह है कि हम दूसरों को बदल नहीं सकते। हम सिर्फ उनके साथ अपने बर्ताव को बदल सकते हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हो क्या है? हमारे एक सर्वे में पाया गया कि 74% लोगों को लगता है कि वो औसत से कम कॉम्प्लिकेटेड है, पर गणित के हिसाब से ये मुमकिन ही नहीं है। सच तो ये है कि हम सब किसी न किसी के लिए वो कॉम्प्लिकेटेड इंसान है। समीर को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने कभी खुद को इस नजरिए से नहीं देखा था। उसे लगा कि वो तो बहुत सीधा सादा और सुलझा हुआ इंसान है, पर रेयान की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। रेयान ने आगे कहा, सोचो समीर, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी कोई आदत किसी और को परेशान करती हो? शायद तुम्हारा बहुत ज्यादा सफाई पसंद होना, या कभी कभी तुम्हारा अपनी धुन में रहना और दूसरों की बात न सुनना। हम अक्सर दूसरों को उनके व्यवहार से जज करते हैं,
लेकिन खुद को अपनी नीयत से। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसके पीछे एक अच्छी वजह है, लेकिन दूसरे सिर्फ हमारे उस चिड़चिड़ेपन को देखते हैं जो बाहर निकल रहा है। जैसे तुम्हें शायद पालतू जानवरों से डर लगता हो और तुम किसी के घर न जाओ क्योंकि वहां कुत्ता है, तो सामने वाले को तुम कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हो, भले ही तुम्हारी अपनी एक जेन्युइन वजह हो। हकीकत तो यह है कि वी आर ऑल समबडीज इडियट। हम सब कभी न कभी किसी न किसी के लिए सिरदर्द बनते हैं। समीर को याद आया कि कैसे पिछले हफ्ते वो अपनी डेस्क साफ करने में इतना मशगूल था कि उसने अपनी कलीग की बात को अनसुना कर दिया था। उसे लगा था कि वो बस काम में ध्यान दे रहा है, पर शायद उस कलीग के लिए वो पल काफी रूड रहा होगा। उसे एहसास हुआ कि हम सब अपनी अपनी कहानियों के हीरो हैं और हमारी कहानी में अक्सर वो लोग विलेन बन जाते हैं जो हमारे तरीके से नहीं चलते। रेया ने उसे समझाया कि कॉम्प्लिकेटेड होना कोई बुरी बात नहीं है, ये बस इंसान होने का एक हिस्सा है। हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है, एक ऐसा बोझ जो शायद वो सालों से ढो रहा है। कोई अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई अपने बच्चों की फिक्र में है, और वो सारा तनाव कभी कभी ऑफिस के व्यवहार में झलक जाता है। रेयान ने समीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, समीर, इस कॉम्प्लिकेटेड नाम के जाल से निकलने का पहला कदम यह नहीं है कि तुम सिद्धार्थ को बदलो। पहला कदम यह है कि तुम आईने में देखो और कहो, हाय, मेरा नाम समीर है और मैं भी कॉम्प्लिकेटेड हूं। जब तुम अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हो तो दूसरों की कमियां उतनी बड़ी नहीं लगती। ये तुम्हें एक ऐसी आजादी देता है जहां तुम दूसरों को भी वैसा ही होने की जगह देते हो जैसे वो है। सिद्धार्थ शायद मुश्किल इंसान हो, लेकिन वो भी एक इंसान ही है, कोई पहेली नहीं जिसे तुम्हें हल करना है। जब हम दूसरों को प्रॉब्लम की तरह देखना बंद कर देते हैं और उन्हें एक इंसान की तरह देखते हैं जिसकी अपनी उलझनें हैं, तो काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। समीर को उस दिन एक नई रोशनी महसूस हुई। उसे समझ आया कि वो अब तक भागने की कोशिश कर रहा था या सिद्धार्थ को बदलने की, जो कि नामुमकिन था। उसने तय किया कि वो अपनी उम्मीदों को थोड़ा कम करेगा। अक्सर हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। हम चाहते हैं कि हर कोई वैसा ही सोचे जैसा हम सोचते हैं, पर अगर हर कोई हमारे जैसा ही होता तो दुनिया कितनी उबाऊ हो जाती, है ना? ऑफिस की वो विविधता, वो अलग अलग मिजाज ही तो असल में रचनात्मकता को जन्म देते हैं। समीर ने महसूस किया कि सिद्धार्थ की वो कॉम्प्लिकेटेड आदतें शायद टीम के लिए किसी तरह से फायदेमंद भी हो सकती है अगर वो सही नजरिया अपनाए। उस दिन ऑफिस से निकलते वक्त समीर ने सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ अभी भी अपनी फाइलों में डूबा हुआ था, थका हुआ और अकेला। समीर को पहली बार उस पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक तरह की हमदर्दी महसूस हुई। उसने मन ही मन सोचा कि शायद सिद्धार्थ की दुनिया में भी कुछ ऐसा चल रहा होगा जिसके बारे में उसे खबर नहीं है। उसने कार स्टार्ट की और घर की तरफ चल दिया। बाहर बारिश अब रुक चुकी थी और हवा में एक ताजगी थी। समीर के मन में एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी क्लैरिटी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उसे समझ आ गया था कि यह सफर सिद्धार्थ को सुधारने का नहीं, बल्कि खुद को समझने का है, और यह तो बस शुरुआत थी। समीर ने अपनी कार का म्यूजिक ऑन किया और पहली बार उसे सोमवार की शाम उतनी बोझिल नहीं लग रही थी। उसे लगा कि शायद कल सुबह जब वो सिद्धार्थ से मिलेगा तो वो उसे एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे राही की तरह देखेगा जो उसी की तरह अपनी उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। उसे रेयान की वो बात याद आई, मुश्किलें रास्ते का हिस्सा है, आजादी तो उन्हें अपनाने में है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस पहले हिस्से में समीर ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की थी, और वो जीत थी खुद को आईने में देखने की हिम्मत। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था, बहुत से मोड़ आने बाकी थे, पर समीर अब तैयार था। अगले दिन जब समीर ऑफिस पहुंचा तो मौसम थोड़ा साफ था, पर उसके मन के अंदर अभी भी कल की बातों की हलचल जारी थी। वो अपनी डेस्क पर बैठा
और सिद्धार्थ की केबिन की तरफ देखा। सिद्धार्थ फोन पर किसी से बहस कर रहा था। उसके चेहरे की नसें तनी हुई थी और आवाज बाहर तक आ रही थी। पहले समीर को ऐसे मंजर देखकर चिड़चिड़ाहट होती थी, पर आज उसे रेयान की बात याद आ रही थी कि हम सब किसी न किसी के लिए मुश्किल इंसान होते हैं। समीर ने अपना लैपटॉप खोला और काम शुरू करने ही वाला था कि उसके मन में एक सवाल कौंधा, अगर सिद्धार्थ मेरे लिए मुश्किल है तो क्या मैं किसी और के लिए आसान हूं? यह सवाल थोड़ा असहज करने वाला था। हम अक्सर दूसरों की गलतियों की लिस्ट तो जेब में लेकर घूमते हैं, पर अपनी बारी आने पर हमारी जेब खाली हो जाती है। समीर को याद आया कि कैसे वो कल शाम को घर जाकर अपनी मम्मी पर छोटी सी बात के लिए चिल्ला दिया था, क्योंकि उसका ऑफिस का मूड खराब था। क्या वहां समीर कॉम्प्लिकेटेड नहीं था? दोपहर के लंच ब्रेक में समीर फिर से रेयान के साथ कैंटीन में बैठा। रेयान अपनी दाल चावल का लुत्फ ले रहे थे और बहुत ही रिलैक्स लग रहे थे। समीर ने बात शुरू की, सर, कल आपने जो कहा कि वी आर ऑल समबडीज इडियट, वो बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर मैं मान भी लूं कि मैं कॉम्प्लिकेटेड हूं, तो इससे सिद्धार्थ के साथ मेरा काम कैसे आसान होगा? वो तो नहीं बदलने वाला। रेयान ने निवाला निगला और मुस्कुराते हुए बोले, समीर, जिंदगी में एक कड़वा सच है जिसे हम जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। तुम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, तुम दुनिया को वैसा देखते हो जैसे तुम हो। जब तक तुम खुद को एक परफेक्ट इंसान और सिद्धार्थ को एक विलेन समझते रहोगे, तुम्हारी हर बातचीत एक जंग की तरह होगी। पर जिस दिन तुम ये सोचना शुरू करोगे कि मेरे साथ काम करना दूसरों के लिए कैसा अनुभव है, उसी दिन खेल बदल जाएगा। रेयान ने अपनी कुर्सी समीर की तरफ घुमाई और बोले, एक बार सोच कर देखो, अगर तुम्हारे कलीग्स को तुम्हारा एक रिव्यू लिखना हो एकदम ईमानदारी से, तो वो क्या लिखेंगे? क्या वो कहेंगे कि समीर एक हेल्पफुल और सुलझा हुआ इंसान है, या वो कहेंगे कि समीर अपनी धुन में रहता है और जब उसका मूड खराब होता है तो उससे बात करना कांच पर चलने जैसा है? हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम दूसरों को क्या दे रहे हैं, काम, आउटपुट, रिजल्ट्स, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ काम करने की एक कीमत, कॉस्ट होती है। कुछ लोगों के साथ काम करना एक इन्वेस्टमेंट जैसा होता है जिनसे बात करके एनर्जी मिलती है, और कुछ लोगों के साथ काम करना एक एक्सपेंस यानी खर्चे जैसा होता है जो आपकी सारी मानसिक शांति सोख लेते हैं। सिद्धार्थ शायद एक महंगा खर्चा है, पर क्या तुम दूसरों के लिए एक इन्वेस्टमेंट बन पा रहे हो? समीर चुप हो गया। उसने कभी इस कॉस्ट या कीमत के बारे में नहीं सोचा था। उसे लगा कि वो अपना काम वक्त पर करता है, डेडलाइंस मिस नहीं करता, तो वो एक अच्छा एम्प्लॉय है। पर रेयान उसे एक गहरी बात समझा रहे थे। अच्छा काम करना एक बात है, पर एक अच्छा इंसान होना जिसके साथ लोग काम करना चाहें, वो बिल्कुल अलग बात है। रेयान ने आगे कहा, देखो समीर, सिद्धार्थ के साथ तुम्हारा रिश्ता तब तक नहीं सुधरेगा जब तक तुम अपनी तरफ से सस्ता होना शुरू नहीं करोगे। मेरा मतलब है, तुम्हारी ईगो की कीमत कम होनी चाहिए। जब सिद्धार्थ तुम पर चिल्लाता है या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो तुम्हारा तुरंत रिएक्ट करना यह दिखाता है कि तुम अभी भी उसी के लेवल पर खेल रहे हो। असल ताकत रिएक्ट करने में नहीं, बल्कि ये चुनने में है कि तुम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। समीर को याद आया कि रेयान ने एक बार एक मीटिंग में सिद्धार्थ की एक बहुत बड़ी गलती को बहुत शांति से संभाला था। सिद्धार्थ ने एक गलत डेटा प्रेजेंट किया था और रेयान चाहते तो सबके सामने उसे टोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मीटिंग के बाद रेयान ने सिद्धार्थ को अकेले में बुलाया और बहुत शालीनता से उस गलती की तरफ इशारा किया। सिद्धार्थ उस दिन चिड़चिड़ाने के बजाय शांत रहा था। समीर ने पूछा, सर, आप उस दिन सिद्धार्थ पर गुस्सा क्यों नहीं हुए? उसने इतनी बड़ी गलती की थी। रेयान हंसे और बोले, गुस्सा करना सबसे आसान काम है समीर, पर सिद्धार्थ जैसे इंसान के साथ गुस्सा करना आग में घी डालने जैसा है। मैंने बस ये सोचा कि अगर मैं उसकी जगह होता
और मुझसे इतनी बड़ी गलती हो जाती तो मैं क्या चाहता? क्या मैं चाहता कि कोई मुझे सबके सामने जलील करे या कोई मुझे अकेले में समझाए? मैंने बस वो किया जो मैं अपने लिए चाहता था। इसे ही सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को समझ लेते हो तो आप दूसरों की प्रतिक्रियाओं को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हो। समीर को लगा जैसे उसके दिमाग में एक बंद दरवाजा खुल रहा हो। वो हमेशा सिद्धार्थ को एक समस्या की तरह देखता था जिसे ठीक करना है, पर वो खुद को उस समीकरण से बाहर रख रहा था। रेयान ने उसे एक बहुत जरूरी बात कही, समीर, कॉम्प्लिकेटेड लोगों के साथ काम करने का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि तुम्हें अपनी एम्पैथी यानी सहानुभूति की मसल्स को मजबूत करना होगा। सिद्धार्थ शायद आज जो भी है उसके पीछे उसके बीते हुए कल की कोई कहानी होगी। शायद उसे कभी सराहा नहीं गया, शायद उसे हमेशा डर में जीना पड़ा कि अगर उसने गलती की तो उसे निकाल दिया जाएगा। जब तुम किसी के व्यवहार के पीछे के क्यों को समझने की कोशिश करते हो तो उसका व्यवहार तुम्हें उतना व्यक्तिगत या पर्सनल नहीं लगता। तुम्हें गुस्सा नहीं बल्कि हमदर्दी आने लगती है। समीर ने गहरी सांस ली और पूछा, पर सर, क्या इसका मतलब यह है कि मैं उसे सब कुछ करने दूं? क्या मुझे अपनी बाउंड्रीज नहीं बनानी चाहिए? रेयान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बनानी चाहिए, पर बाउंड्रीज गुस्से से नहीं, क्लैरिटी से बनती है। अगर सिद्धार्थ तुम्हें शाम को 7 बजे के बाद काम के लिए कॉल करता है और तुम्हें वो पसंद नहीं है तो तुम गुस्से में फोन उठाने के बजाय अगले दिन ऑफिस जाकर शांति से कह सकते हो, सिद्धार्थ, मैं शाम को 7 बजे के बाद अपने परिवार के साथ समय बिताता हूं, तो अगर कुछ जरूरी हो तो प्लीज मुझे उससे पहले बता दिया करो ताकि मैं उसे फिनिश कर सकूं। इसमें कोई शिकायत नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, सिर्फ एक साफ बाउंड्री है। जब तुम खुद सुलझे हुए होते हो तो सामने वाला कितना भी उलझा हुआ हो वो तुम्हें ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकता। समीर को महसूस हुआ कि वो अब तक सिद्धार्थ को अपनी रिमोट कंट्रोल की चाबी दिए बैठा था। सिद्धार्थ जैसा चाहता था समीर वैसा महसूस करने लगता था। अगर सिद्धार्थ का मूड खराब तो समीर का दिन खराब। ये कितनी अजीब बात थी कि समीर ने अपनी खुशियों का जिम्मा एक ऐसे इंसान को दे रखा था जिसे वो पसंद भी नहीं करता था। उसने महसूस किया कि असली आजादी सिद्धार्थ के बदलने में नहीं है बल्कि इस बात में है कि सिद्धार्थ का व्यवहार समीर के मन की शांति को भंग न कर पाए। उसे अब समझ आ रहा था कि वर्किंग विद कॉम्प्लिकेटेड पीपल का मतलब उन्हें बदलना नहीं बल्कि उनके बीच रहते हुए खुद को न खोना है। शाम को समीर जब अपनी फाइलें समेट रहा था, सिद्धार्थ उसके डेस्क के पास से गुजरा। सिद्धार्थ का चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। समीर ने एक पल के लिए झिझक महसूस की, पर फिर उसने अपनी कुर्सी घुमाई और सिद्धार्थ की तरफ देखकर एक सहज मुस्कान के साथ कहा, सिद्धार्थ, आज काफी हेक्टिक दिन था ना? काफी सारी कॉल्स थी तुम्हारी। उम्मीद है अब चीजें कंट्रोल में होंगी। गुड नाइट। सिद्धार्थ एक सेकंड के लिए ठिठका, जैसे उसे यकीन न हुआ हो कि समीर उससे इतने सामान्य तरीके से बात कर रहा है। उसने बस एक छोटा सा सिर हिलाया और गुड नाइट बोलकर आगे बढ़ गया। ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं थी, पर समीर के लिए ये एक नई शुरुआत थी। उसने उस ईगो को छोड़ दिया था जो उसे सिद्धार्थ से बात करने से रोकती थी। समीर ऑफिस की लिफ्ट में खड़ा था और शीशे में खुद को देख रहा था। उसने अपने आप से कहा, समीर, तुम परफेक्ट नहीं हो और ये ठीक है। तुम कॉम्प्लिकेटेड हो और ये भी ठीक है। बस कोशिश ये करनी है कि तुम्हारे साथ काम करना दूसरों के लिए एक बोझ न बने। उसे याद आया कि कैसे वो अक्सर अपनी टीम के जूनियर्स की गलतियों पर मन कुड़ता रहता था, पर उनसे खुलकर बात नहीं करता था। शायद वो जूनियर्स भी उसे एक मुश्किल सीनियर मानते होंगे। उसने तय किया कि कल वो अपनी टीम के साथ एक छोटी सी अनौपचारिक मीटिंग करेगा, सिर्फ ये पूछने के लिए कि वो उनकी मदद कैसे कर सकता है। जब वो पार्किंग में अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था तो उसे महसूस हुआ कि उसकी चाल में एक तरह का हल्कापन है। वो बोझ जो वो महीनों से अपने कंधों पर लेकर चल रहा था
अब कम होता दिख रहा था। रास्ते में रेड लाइट पर रुककर उसने बाहर देखा। शहर की भीड़, शोर और भागती हुई जिंदगी, हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। हर कार में बैठा इंसान किसी न किसी के लिए कॉम्प्लिकेटेड था। ये सोचकर उसे हंसी आ गई। हम सब एक ही नाव में सवार हैं, बस पतवार अलग अलग दिशा में चला रहे हैं। समीर को अब सिद्धार्थ से डर नहीं लग रहा था, नहीं उसे गुस्सा आ रहा था। उसे बस एक जिज्ञासा थी कि कल का दिन क्या नया लेकर आएगा। उसे समझ आ गया था कि खुद को जानना ही दूसरों को जानने की पहली सीढ़ी है, और समीर ने उस सीढ़ी पर अपना पहला कदम रख दिया था। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अब वो सिर्फ काम नहीं कर रहा, वो खुद पर भी काम कर रहा है। बुधवार की दोपहर थी और ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में समीर एक जरूरी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दे रहा था। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर समीर के अंदर एक छोटा सा तूफान मचा हुआ था। जैसे ही उसने अपनी तीसरी स्लाइड बदली, सिद्धार्थ ने उसे बीच में ही टोक दिया। सिद्धार्थ की आवाज में वो पुरानी वाली कड़वाहट और आलोचना थी। समीर, ये डेटा थोड़ा कमजोर लग रहा है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि क्लाइंट इस पर भरोसा करेगा? समीर का चेहरा तमतमा उठा। उसे महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई है और उसे पसीना आने लगा है। उसे लगा कि सिद्धार्थ जानबूझकर सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहा है, पर तभी उसके कानों में रेयान की वो बात गूंजी। समीर, अपने अंदर के उस वेल इंटेंशन्ड कैटास्ट्रोफिएजर, यानी जो दिमाग हर छोटी बात को बड़ी मुसीबत की तरह देखता है, उसे शांत करना सीखो। समीर को एहसास हुआ कि उसका दिमाग इस वक्त सर्वाइवल मोड में चला गया है। उसे लगने लगा था कि ये सिर्फ एक फीडबैक नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत पर हमला है। रेया ने उसे समझाया था कि हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है, और जब भी कोई चीज हमारी उम्मीदों के खिलाफ जाती है तो हमारा दिमाग फाइट फ्लाइट फ्रीज वाला मोड ऑन कर देता है। समीर ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन अपनी उम्मीदों का एक एक्सपेक्टेशंस डिटॉक्स यानी सफाई करने की कोशिश की। उसने खुद से पूछा, समीर, तुमने सिद्धार्थ से ये उम्मीद क्यों की थी कि वो तुम्हारी हर बात पर ताली बजाएगा? हम अक्सर दूसरों से ऐसी उम्मीदें लगा बैठते हैं जो शायद वो कभी पूरी ही नहीं कर सकते। ये वैसा ही है जैसे आप किसी बिल्ली से उम्मीद करें कि वो भौंकना शुरू कर दे। सिद्धार्थ का स्वभाव ही आलोचना करना था। समीर ने महसूस किया कि जब हम अपनी उम्मीदों को हकीकत के साथ जोड़ लेते हैं तो सामने वाले का व्यवहार हमें उतना हैरान नहीं करता। उसने अपनी स्लाइड की तरफ देखा और सिद्धार्थ की तरफ मुड़कर शांत लहजे में कहा, सिद्धार्थ, आप सही कह रहे हैं, ये डेटा अभी शुरुआती स्टेज में है। क्या आपके पास कोई सुझाव है जिससे हम इसे और मजबूत बना सकें? सिद्धार्थ कुछ पल के लिए चुप हो गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि समीर इतनी शांति से जवाब देगा। उस शाम समीर जब रेयान के साथ वॉक पर निकला तो उसने इस घटना का जिक्र किया। रेयान मुस्कुराए और बोले, समीर, तुमने आज एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। तुमने सिद्धार्थ को एक विलेन की तरह देखना बंद किया और उसे एक अनरिलायबल नैरेटर की तरह देखा। हमारी समस्या यह है कि हम अपनी कहानी के खुद राइटर होते हैं और हम खुद को हमेशा हीरो और दूसरों को विलेन बना देते हैं। पर सिद्धार्थ भी तो अपनी कहानी का हीरो है। शायद उसे ये डर हो कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी। सिद्धार्थ शायद तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड मान रहा होगा क्योंकि तुम उसकी सावधानियों को नहीं समझ पा रहे। समीर को यह बात बहुत गहरी लगी। रेयान ने उसे हाइपोथेसिस ऑफ जेनरोसिटी यानी उदारता के नजरिए के बारे में बताया। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करे तो हमें सबसे उदार अनुमान लगाना चाहिए। शायद सिद्धार्थ की सुबह खराब रही हो या शायद उसे ऊपर से बहुत दबाव मिल रहा हो। जब हम किसी के व्यवहार के पीछे के क्यों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा गुस्सा कम होने लगता है। वॉक करते हुए समीर ने एक बहुत जरूरी सवाल पूछा, पर सर, क्या हमेशा झुकना
या दूसरों की बातों को सहना ही रास्ता है? क्या सिद्धार्थ जैसे लोग हमारी टीम के लिए वाकई जरूरी हैं? काश ऑफिस में सब मेरे जैसे ही होते तो काम कितना आसान हो जाता। रेयान हंसे और उन्होंने समीर को विलियम विगली जूनियर की कहानी सुनाई, जिन्होंने विगली च्यूइंग गम कंपनी बनाई थी। रेयान बोले, विगली कहते थे कि अगर दो लोग हमेशा एक ही बात पर सहमत होते हैं तो उनमें से एक इंसान फालतू है। समीर, अगर तुम और सिद्धार्थ एक जैसे होते तो तुम दोनों एक ही जैसी गलतियां करते। तुम्हें सिद्धार्थ जैसे लोगों की जरूरत है क्योंकि वो तुम्हारी उन कमियों को देख सकते हैं जिन्हें तुम नजरअंदाज कर देते हो। एक ऐसी दुनिया जहां सब क्लोन्स हो, वहां कोई रचनात्मकता नहीं होगी। वो दुनिया बहुत बोरिंग होगी और वहां तरक्की रुक जाएगी। सिद्धार्थ का टोकना असल में तुम्हें और बेहतर डेटा लाने के लिए मजबूर करता है। समीर को लगा कि उसने अब तक कॉम्प्लिकेटेड शब्द को सिर्फ एक नेगेटिव लेबल की तरह इस्तेमाल किया था, पर रेयान ने उसे सिखाया कि यह भिन्नता ही टीम की असली ताकत है। अगर हर कोई समीर की तरह सिर्फ बड़े सपने देखता और सिद्धार्थ जैसा कोई न होता जो जमीनी हकीकत या रिस्क के बारे में बात करे, तो प्रोजेक्ट कभी सफल नहीं होता। ये सैम प्लैनेट डिफरेंट वर्ल्ड्स वाला मामला था। हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं, पर उसे देखने का हमारा चश्मा अलग अलग है। सिद्धार्थ का चश्मा रिस्क और डेटा वाला था और समीर का चश्मा विजन और सपनों वाला। समीर ने महसूस किया कि उसे सिद्धार्थ को बदलना नहीं है, बल्कि उसके साथ कोलैब करना है, जैसे दो अलग अलग ब्रांड्स मिलकर एक नया जूता लॉन्च करते हैं। रेयान ने समीर को 3 ट्रिगर्स के बारे में बताया जो हमारे दिमाग को परेशान करते हैं: बेचैनी, डिस्कम्फर्ट, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी और कंट्रोल की कमी, लैक ऑफ कंट्रोल। समीर को समझ आया कि सिद्धार्थ का व्यवहार उसे इसलिए चुभता था क्योंकि वो उसे अनकंफर्टेबल कर देता था। उसे भविष्य की अनिश्चितता से डर लगता था। पर समीर अब यह जान चुका था कि असली एलीट या महान लोग वही होते हैं जो इस बेचैनी में भी शांत रहना जानते हैं। उसने तय किया कि अब वो सिद्धार्थ के साथ हुई किसी भी बहस को अपने दिल से नहीं लगाएगा। उसने मन ही मन सोचा कि अगली बार जब सिद्धार्थ उसे टोकेगा तो वो उसे एक रुकावट की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे फीडबैक की तरह देखेगा जो उसके काम को और मजबूत बना सकता है। उस रात समीर काफी देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। उसे महसूस हुआ कि उसकी सोच का दायरा बढ़ गया है। वो अब सिर्फ अपनी हेरोस्टेटस को बचाने में नहीं लगा था, बल्कि वो एक बड़ी तस्वीर देख पा रहा था। उसे समझ आया कि सिद्धार्थ जैसे लोग हमें अपनी ही ईगो से आजाद कराने में मदद करते हैं। ये सफर सिद्धार्थ को ठीक करने का था ही नहीं, ये तो समीर की अपनी रेजिलियंस यानी सहन शक्ति और समझ को बढ़ाने का था। समीर को लगा जैसे उसके दिमाग की उन 80 अरब न्यूरॉन्स के बीच नई बिजलियां चमक रही हों, जो उसे सिद्धार्थ से जोड़ने के लिए तैयार थी। उसे अब उस नियरली शब्द का मतलब समझ आ रहा था। जिंदगी में लगभग हर किसी के साथ काम किया जा सकता है, अगर आप अपनी उम्मीदों का बोझ दूसरों पर डालना छोड़ दें और उनकी जटिलता में छुपी हुई खूबसूरती को देख सकें। समीर को नींद भी बड़ी सुकून की आई, क्योंकि उसने पहली बार सिद्धार्थ को एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक जरूरी साथी मान लिया था। गुरुवार की सुबह थी और ऑफिस की हवा में एक अलग सी भारीपन महसूस हो रहा था। समीर अपनी सीट पर बैठा हुआ था और बार बार अपनी कलाई घड़ी की तरफ देख रहा था। आज एक बड़ी इंटरनल ऑडिट थी और सिद्धार्थ ने जो डेटा कल रात को सबमिट किया था उसमें कुछ बहुत बड़ी खामियां थी। समीर का दिल तेज धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि आज तो पक्का धमाका होगा। उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वो सारा इल्जाम सिद्धार्थ पर डाल दे और सबके सामने उसे एक्सपोज कर दे, या फिर वो उसे बचाने की कोशिश करे। समीर को याद आया कि कुछ हफ्ते पहले वो शायद सिद्धार्थ की गलती पर खुश होता, पर आज उसे वो रेयान की बात याद आ रही थी कि बदला लेने से ज्यादा जरूरी है समाधान ढूंढना। समीर ने अपनी कॉफी का मग उठाया और धीरे से सिद्धार्थ के केबिन की तरफ बढ़ा।
उसे पता था कि ये बातचीत आसान नहीं होने वाली, पर उसे ये भी पता था कि भागना अब कोई ऑप्शन नहीं है। सिद्धार्थ अपने कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। साफ दिख रहा था कि वो रात भर सोया नहीं है। समीर ने दरवाजा खटखटाया और अंदर जाते ही देखा कि सिद्धार्थ का मूड काफी उखड़ा हुआ था। क्या है समीर? अभी मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, सिद्धार्थ ने बिना ऊपर देखे कहा। समीर ने एक गहरी सांस ली। उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने उस गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने शांति से कहा, सिद्धार्थ, मैंने कल रात का डेटा देखा। उसमें कुछ विसंगतियां हैं जो ऑडिट में पकड़ी जा सकती है। मैंने सोचा कि मीटिंग से पहले हम दोनों मिलकर उसे ठीक कर ले तो बेहतर होगा। सिद्धार्थ अचानक रुक गया और समीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और हैरानी थी। उसे शायद उम्मीद थी कि समीर इस बात का तमाशा बनाएगा। समीर को रेयान की वो बात याद आई कि क्यूरियोसिटी इज बेटर देन जजमेंट। उसने सिद्धार्थ से ये नहीं पूछा कि उसने गलती क्यों की, बल्कि ये पूछा कि हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। उसने महसूस किया कि जब हम तुम की जगह हम का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाले की डिफेंसिव दीवारें थोड़ी नीचे गिर जाती हैं। लंच टाइम में समीर फिर से रेयान के पास गया। वो जानना चाहता था कि क्या उसने जो किया वो सही था। रेयान ने एक गहरी बात कही, समीर, तुमने आज एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। इसे कहते हैं प्री मीटिंग प्रेपरेशन, पर सिर्फ फाइलों की नहीं, बल्कि अपने मन की। जब तुम किसी कॉम्प्लिकेटेड इंसान से बात करने जाते हो तो तुम्हें यह तय करना होता है कि तुम वहां जीतने जा रहे हो या सिर्फ सिचुएशन को सुलझाने। अक्सर हमारी ईगो चाहती है कि हम सामने वाले को गलत साबित करें, पर एक लीडर या एक अच्छा साथी वो होता है जो रिजल्ट पर ध्यान देता है, किसी की हार पर नहीं। तुमने सिद्धार्थ को उसकी गलती का एहसास कराया, पर उसे नीचा नहीं दिखाया। ये एक बहुत ही इमोशनल इंटेलिजेंस वाला कदम था। समीर को यह सुनकर अच्छा लगा, पर उसके मन में एक और उलझन थी। उसने पूछा, सर, पर क्या इसका मतलब यह है कि मैं हमेशा दूसरों की गलतियां सुधारता रहूं? क्या लोग इसका फायदा नहीं उठाएंगे? रेयान मुस्कुराए और उन्होंने समीर को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का एक नया नजरिया दिया। उन्होंने कहा, समीर, ये सोचो कि सिद्धार्थ के साथ काम करने की एक एडमिशन प्राइस है। हर इंसान के साथ कुछ न कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं। जैसे अगर तुम किसी पहाड़ी इलाके में रहते हो तो तुम्हें ठंड बर्दाश्त करनी होगी। अगर तुम सिद्धार्थ के साथ काम कर रहे हो तो तुम्हें उसकी ये छोटी मोटी गलतियां और उसका चिड़चिड़ापन बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि वो डेटा एनालिसिस में बहुत माहिर है। सवाल ये नहीं है कि वो कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं, सवाल ये है कि क्या उसके साथ काम करने का फायदा उस कीमत से ज्यादा है जो तुम चुका रहे हो। अगर सिद्धार्थ की स्किल टीम के लिए बहुत जरूरी है तो तुम्हें उसके व्यवहार को मैनेज करना सीखना होगा, उसे बदलना नहीं। समीर को ये एडमिशन प्राइस वाला कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार लगा। उसे समझ आया कि हम अक्सर लोगों से परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, जबकि हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि क्या वो हमारी टीम के लिए नेट पॉजिटिव है या नहीं। शाम की ऑडिट मीटिंग में वही हुआ जिसका डर था। ऑडिटर ने उसी डेटा पॉइंट पर सवाल उठाया जिसे समीर और सिद्धार्थ ने सुबह ठीक किया था। सिद्धार्थ एक पल के लिए घबरा गया, पर समीर ने तुरंत कमान संभाली और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जवाब दिया। सिद्धार्थ ने बगल से समीर को देखा और उसकी आंखों में एक तरह का सम्मान था जो पहले कभी नहीं दिखा था। मीटिंग खत्म होने के बाद सिद्धार्थ पहली बार समीर के डेस्क पर आया और बहुत ही धीमी आवाज में बोला, थैंक्स समीर, आज तुमने मुझे बचा लिया। समीर ने सिर्फ सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि एक छोटी सी बातचीत ने वो काम कर दिया जो महीनों की बहस नहीं कर पाई थी। रेया ने उसे सिखाया था कि रेजिलियंस सिर्फ मुश्किलों को झेलना नहीं है, बल्कि मुश्किल लोगों के साथ भी अपने व्यवहार की शालीनता बनाए रखना है। समीर को एहसास हुआ कि हम अक्सर कॉम्प्लिकेटेड लोगों को सिर्फ एक लेबल दे देते हैं
और फिर उनके साथ वैसा ही बर्ताव करने लगते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि व्हाट्स इट लाइक टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ मी? यानी मेरे साथ काम करना दूसरों को कैसा लगता होगा? समीर ने खुद से ये सवाल पूछा। क्या वो भी कभी किसी के लिए सिद्धार्थ जैसा नहीं बन जाता? जब वो स्ट्रेस में होता है तो क्या वो भी दूसरों पर नहीं चिल्लाता? ये सेल्फ रिफ्लेक्शन उसे और भी नम्र बना रहा था। उसे समझ आ रहा था कि सिद्धार्थ कोई दुश्मन नहीं है, वो बस एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला इंसान है। जैसे आप मैक के सॉफ्टवेयर को विंडोज पर नहीं चला सकते, वैसे ही आप अपनी उम्मीदों का सॉफ्टवेयर हर किसी पर नहीं थोप सकते। आपको हर इंसान के हिसाब से अपनी कोडिंग बदलनी पड़ती है। रात को घर जाते समय समीर ने महसूस किया कि उसकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो अब सिद्धार्थ की हर बात को पर्सनली नहीं ले रहा था। रेयान की एक और बात उसके कानों में गूंज रही थी। डोंट टेक इट पर्सनली इवन इफ इट फील्स पर्सनल। सिद्धार्थ का गुस्सा समीर के बारे में नहीं था, वो सिद्धार्थ की अपनी अंदरूनी जंग थी। जब आप ये समझ जाते हो तो आप आजाद हो जाते हो। समीर को लगा कि अब वो सिर्फ ऑफिस नहीं जा रहा, वो हर रोज एक ह्यूमन साइकोलॉजी की लैब में जा रहा है, जहां वो खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझ रहा है। उसने खिड़की के बाहर देखा, शहर की लाइटें चमक रही थी। उसे लगा कि जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम बना देते हैं, बस थोड़ा सा नजरिया बदलने की जरूरत है। सिद्धार्थ शायद कल फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड करेगा, पर समीर अब तैयार था। उसे पता था कि उसे सिद्धार्थ के लेवल पर नहीं गिरना है, बल्कि अपनी ऊंचाई बनाए रखनी है। यह सफर अब सिर्फ काम का नहीं रह गया था, यह समीर के खुद के व्यक्तित्व के निखरने की कहानी बन गई थी। और उसे इस नए समीर से मिलकर बहुत खुशी हो रही थी, जो अब दूसरों की जटिलताओं में भी अपनी शांति ढूंढना सीख गया था। शुक्रवार की वो सुस्त दोपहर थी, जब ऑफिस की खिड़कियों से छनकर आती धूप डेस्क पर रखी फाइलों को और भी उबाऊ बना रही थी। समीर अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका हुआ था, अपने लैपटॉप की स्क्रीन को बिना देखे घूर रहा था। पिछले कुछ दिनों में सिद्धार्थ के साथ उसके रिश्तों में जो बदलाव आया था, उसने समीर को एक अजीब सी राहत तो दी थी, पर अब उसके मन में एक नया सवाल उठ रहा था। क्या सिर्फ शांत रहना और दूसरों को समझना ही काफी है, या फिर कुछ और भी है जो वो मिस कर रहा है? तभी उसकी नजर अपनी टीम के एक नए जूनियर राहुल पर पड़ी। राहुल पिछले 1 घंटे से एक ही रिपोर्ट पर अटका हुआ था और उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। समीर ने गौर किया कि राहुल बार बार समीर की तरफ देखता और फिर झिझक कर अपनी नजरें हटा लेता। समीर को अचानक बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा, क्या राहुल मेरे पास आने से डर रहा है? क्या मैं भी राहुल के लिए वैसा ही कॉम्प्लिकेटेड सीनियर बन गया हूं जैसा सिद्धार्थ मेरे लिए था? यह ख्याल समीर के लिए बड़ा असहज था। उसने हमेशा सोचा था कि वो एक कूल और इजी गोइंग इंसान है, पर राहुल का वो डरा हुआ चेहरा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। समीर उठा और धीरे से राहुल के पास जाकर खड़ा हो गया। राहुल, कोई दिक्कत है क्या? काफी देर से तुम इस पेज पर रुके हुए हो, समीर ने बहुत ही नरम आवाज में पूछा। राहुल थोड़ा सक्काया और बोला, नहीं सर, वो बस थोड़ा कंफ्यूजन था, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगा। समीर समझ गया कि राहुल सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो मदद मांगने से हिचकिचा रहा है, क्योंकि उसे शायद लगता है कि समीर उसे जज करेगा या उस पर झल्लाएगा। समीर को याद आया कि कैसे वो खुद सिद्धार्थ के पास जाने से पहले 10 बार सोचता था। शाम को कॉफी मशीन के पास समीर की मुलाकात फिर से रेयान से हुई। समीर ने उन्हें राहुल वाली बात बताई। रेयान ने अपनी कॉफी का घूंट भरा और बोले, समीर, इसे कहते हैं दी मिरर इफेक्ट। अक्सर हम दूसरों की जटिलताओं को ढूंढने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे व्यवहार का दूसरों पर क्या असर पड़ रहा है। एक बहुत कड़वा सवाल जो हमें रोज खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि क्या मैं ऐसा इंसान हूं जिसके पास लोग अपनी समस्या लेकर आने में सुरक्षित महसूस करते हैं? अगर तुम्हारी टीम तुमसे मदद मांगने में डरती है, तो चाहे तुम कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों न हो, तुम एक
कॉम्प्लिकेटेड लीडर हो। समीर को यह सुनकर अपनी ही ईगो पर एक चोट महसूस हुई। उसे लगा कि वो तो सबकी मदद करना चाहता है, पर रेयान ने उसे समझाया कि आपकी नीयत, इंटेंशन से ज्यादा आपका प्रभाव, इम्पैक्ट मायने रखता है। रेयान ने समीर को एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझाया जिसे वो एट-विल एम्प्लॉयमेंट की तरह देखते थे। उन्होंने कहा, समीर, हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम इस जॉब में फंसे हुए हैं, हमें इस बॉस को झेलना ही पड़ेगा, पर असल में हर रिश्ता एट-विल होता है। तुम यहां अपनी मर्जी से हो। जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि तुम यहां अपनी मर्जी से काम कर रहे हो और सिद्धार्थ के साथ काम करना तुम्हारी एक चॉइस है, उसी दिन तुम्हारी आधी चिड़चिड़ाहट खत्म हो जाती है। जब हम खुद को विक्टिम या शिकार मानना बंद कर देते हैं तो हम सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि सिद्धार्थ के साथ काम करना तुम्हारी ग्रोथ के लिए एक प्राइस है जो तुम्हें चुकानी पड़ रही है, तो उसे अपनी मर्जी से चुकाओ, मजबूरी में नहीं। समीर को समझ आया कि अब तक वो सिद्धार्थ को एक सजा की तरह झेल रहा था, पर अब वो इसे एक ट्रेनिंग की तरह देखने लगा था। रेयान ने आगे कहा, समीर, एक और बात याद रखना, तुम्हारी रेप्यूटेशन या छवि वो नहीं है जो तुम अपने बारे में सोचते हो, बल्कि वो है जो लोग तुम्हारे कमरे से बाहर जाने के बाद तुम्हारे बारे में कहते हैं। अगर राहुल को लगता है कि तुम अप्रोचेबल नहीं हो, तो तुम्हें अपनी हाउ पर काम करना होगा। व्हाट तो तुम सही कर रहे हो, तुम काम जानते हो, तुम डेडलाइन मीट करते हो, पर हाउ यानी तुम लोगों से कैसे पेश आते हो, वो तुम्हारी असली वैल्यू तय करता है। जिंदगी में तरक्की सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि इस बात से मिलती है कि लोग तुम्हारे साथ काम करना कितना पसंद करते हैं। समीर ने गहराई से सोचा, क्या वो वाकई अपनी हाव पर ध्यान दे रहा था? उसने याद किया कि कैसे कई बार वो मीटिंग्स में अपने फोन में लगा रहता था जब उसके जूनियर्स बोल रहे होते थे। उसे लगा था कि वो मल्टीटास्किंग कर रहा है, पर शायद सामने वाले को ये डिसरिस्पेक्टफुल या अपमानजनक लगता होगा। उसने महसूस किया कि कॉम्प्लिकेटेड होना सिर्फ चिल्लाना या बदतमीजी करना नहीं है, बल्कि छोटी छोटी बातों में दूसरों को नजरअंदाज करना भी आपको मुश्किल इंसान बना देता है। रेयान ने उसे एक बहुत अच्छा मशवरा दिया, समीर, कल जब तुम ऑफिस आओ तो ये मत सोचना कि तुम्हें सिद्धार्थ को कैसे हैंडल करना है, ये सोचना कि तुम राहुल के लिए दिन को कैसे थोड़ा आसान बना सकते हो। जब हम दूसरों की मुश्किलों को कम करने का जिम्मा लेते हैं तो हमारी अपनी मुश्किलें अपने आप छोटी लगने लगती है। समीर उस रात जब घर पहुंचा तो उसने अपनी एक डायरी निकाली। उसने उन 3 चीजों के बारे में लिखा जो वो कल से अपने व्यवहार में बदलना चाहता था। पहली, सुनना सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। दूसरी, अपनी गलतियों को स्वीकार करना ताकि उसकी टीम को लगे कि गलती करना ठीक है। और तीसरी, माइक्रो फीडबैक देना, यानी काम खत्म होने का इंतजार करने के बजाय छोटी छोटी बातों पर तारीफ करना या सुझाव देना। उसे समझ आ गया था कि हाई रोड या ऊंचा रास्ता हमेशा खाली होता है क्योंकि उस पर चलना मुश्किल होता है, पर आजादी और सुकून वही मिलता है। अगले दिन सुबह समीर ऑफिस में सबसे पहले पहुंचा। उसने अपनी डेस्क को साफ किया और एक गहरी सांस ली। जब राहुल आया तो समीर ने उसे अपने पास बुलाया। राहुल, कल मुझे लगा कि शायद मैं थोड़ा बिजी दिख रहा था और तुम अपनी बात पूरी नहीं कह पाए। चलो मिलकर देखते हैं कि उस रिपोर्ट में कहां दिक्कत आ रही है। और हां, मुझसे सवाल पूछने में कभी झिझकना मत, मैं भी यहां हर रोज नया सीख रहा हूं। राहुल के चेहरे पर जो राहत दिखी, उसने समीर को एक अजीब सी खुशी दी। उसने महसूस किया कि एक सीनियर होने का मतलब हुक्म चलाना नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता बनाना है जिस पर सब साथ चल सके। उसी दोपहर सिद्धार्थ भी अपनी किसी बात को लेकर परेशान था। पहले समीर शायद दूर से मजा लेता, पर आज उसने सिद्धार्थ के केबिन में जाकर बस इतना कहा, सिद्धार्थ, अगर तुम्हें किसी भी डेटा एंट्री या रीचेकिंग में मदद चाहिए तो मेरी टीम फ्री है।
हम इसे मिलकर जल्दी खत्म कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने एक पल के लिए अपनी नजरें ऊपर की। उसकी आंखों में वही हैरानी थी जो कल थी, पर इस बार उसमें एक नमी भी थी। उसने बस इतना कहा, शुक्रिया समीर, शायद मुझे सच में हेल्प चाहिए होगी। समीर को लगा जैसे ऑफिस की वो भारी दीवारें अब धीरे धीरे गिर रही है। उसने समझ लिया था कि कॉम्प्लेक्सिटी को सिर्फ सिंप्लिसिटी और एम्पैथी से ही जीता जा सकता है। उसे अब इस बात का डर नहीं था कि कल क्या होगा, क्योंकि उसे पता था कि वो खुद को बदल चुका है। और जब आप खुद बदलते हैं तो दुनिया को आपके प्रति अपना नजरिया बदलना ही पड़ता है। समीर अब सिर्फ एक इंजीनियर नहीं था, वो एक ऐसा इंसान बन रहा था जिसके साथ काम करना लोग चाहते थे, झेलते नहीं थे। ये सफर अब अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर पहुंच रहा था। समीर को पहली बार महसूस हुआ कि ऑफिस सिर्फ काम करने की जगह नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने की सबसे बड़ी वर्कशॉप है। उसे अपनी इस नई पहचान से प्यार होने लगा था। शनिवार की सुबह थी और समीर अपने घर की बालकनी में बैठा हुआ चाय की चुस्कियां ले रहा था। शहर का शोर अभी शुरू नहीं हुआ था और हवा में एक ऐसी खामोशी थी जो मन को अंदर तक ले जाती है। समीर को याद आया कि कुछ हफ्तों पहले उसकी शनिवार की सुबह सिर्फ सोमवार के तनाव में गुजरती थी। वो घंटों बिस्तर पर पड़ा रहता था, ये सोचकर कि फिर से उसी ऑफिस जाना है, फिर से उसी सिद्धार्थ का सामना करना है। पर आज उसका मन किसी शांत झील की तरह था। उसने महसूस किया कि इस एक हफ्ते में उसका काम नहीं बदला था, उसकी सैलरी नहीं बढ़ी थी, यहां तक कि सिद्धार्थ का स्वभाव भी पूरी तरह नहीं बदला था। जो बदला था वो था समीर का खुद को और दूसरों को देखने का नजरिया। उसने समझ लिया था कि जिंदगी की आधी उलझने तो सिर्फ हमारी उम्मीदों और हकीकत के बीच के झगड़े की वजह से होती है। हम चाहते कुछ है और मिलता कुछ और है, और बस इसी गैप में सारा दुख छिपा होता है। रेयान की वो एक बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी, समीर, हाई रोड यानी ऊंचा रास्ता हमेशा खाली होता है, पर आजादी वही मिलती है। समीर को पहले लगता था कि झुकना या शांत रहना कमजोरी की निशानी है, पर अब उसे समझ आ रहा था कि अपनी शांति को बचाए रखना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। किसी पर चिल्ला देना या किसी की बुराई करना तो बहुत आसान है, वो तो कोई भी कर सकता है, पर किसी ऐसे इंसान के साथ शालीनता से काम करना जो आपको पसंद नहीं है, वो असली रेजिलियंस है। समीर ने महसूस किया कि इस पूरे सफर में उसने सिद्धार्थ को तो मैनेज किया ही, पर उसने खुद को भी डिस्कवर किया। उसे अपनी उन कमियों के बारे में पता चला जो उसे पहले कभी नहीं दिखी थी। उसने जाना कि वो भी किसी के लिए सिद्धार्थ बन सकता है, और ये एहसास उसे और भी ज्यादा विनम्र बना गया। तभी समीर के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ये सिद्धार्थ का एक मैसेज था। समीर को लगा कि शायद फिर कोई काम का बोझ होगा, पर मैसेज पढ़कर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। सिद्धार्थ ने लिखा था, समीर, इस हफ्ते तुमने जिस तरह टीम को और मुझे सपोर्ट किया उसके लिए शुक्रिया। मैं जानता हूं कि मैं कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता हूं, पर तुम्हारी अप्रोच ने चीजों को आसान बना दिया। मंडे को मिलते हैं। समीर ने फोन वापस मेज पर रख दिया और एक लंबी सुकून भरी सांस ली। ये कोई बहुत बड़ा रिवार्ड नहीं था, पर यह एक सबूत था कि जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी धीरे धीरे अपनी टोन बदलने लगती है। सिद्धार्थ शायद कभी पूरी तरह न बदले, शायद वो कल फिर किसी बात पर चिढ़ जाए, पर समीर को अब इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसे पता था कि उसके पास अब वो टूल किट है जिससे वो किसी भी मुश्किल इंसान के साथ काम कर सकता है। उसने महसूस किया कि किताब के टाइटल में जो नियरली एनीवन लिखा था, उसका असली मतलब क्या है। नियरली का मतलब है कि दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं अगर आप अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रखते, पर 10% लोग ऐसे भी होंगे जो शायद कभी न सुधरे।
और उनके लिए बाउंड्री बनाना ही एकमात्र हल है। समीर अब उस नियरली वाली कैटेगरी में माहिर हो गया था। उसे समझ आ गया था कि हमें लोगों को उनके व्यवहार से नहीं बल्कि उनकी संभावनाओं से देखना चाहिए। हर इंसान के अंदर एक डर होता है, एक असुरक्षा होती है, और जब हम उस डर को समझ लेते हैं तो हमारा गुस्सा गायब हो जाता है। समीर ने राहुल के बारे में सोचा और मुस्कुरा दिया। वो खुश था कि उसने राहुल के लिए ऑफिस को एक ऐसी जगह बनाया जहां वो खुलकर सांस ले सके। समीर ने अपनी डायरी में आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी, जिंदगी मुश्किल लोगों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप उन मुश्किलों के बीच खुद को कैसे संजो कर रखते हैं। उसने महसूस किया कि असली आजादी किसी को बदलने में नहीं बल्कि इस बात में है कि कोई आपको बदल न पाए। सिद्धार्थ के गुस्से ने समीर को गुस्सैल नहीं बनाया बल्कि उसे और भी ज्यादा शांत बना दिया। यही तो असली जीत थी। समीर अब तैयार था आने वाले हर सोमवार के लिए, हर मुश्किल प्रोजेक्ट के लिए और हर उस कॉम्प्लिकेटेड इंसान के लिए जो उसके रास्ते में आएगा। उसे पता था कि वो अब अकेला नहीं है। उसके पास रेयान की दी हुई वो समझ और खुद पर वो अटूट विश्वास था। धूप अब तेज हो गई थी और शहर अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। समीर अपनी कुर्सी से उठा और अंदर की तरफ बढ़ा। उसे एक बहुत ही गहरा सुकून महसूस हो रहा था, जैसा किसी लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद घर पहुंचने पर होता है। उसने अपने आप से कहा, समीर, तुम अब सिर्फ काम नहीं कर रहे, तुम जी रहे हो। और यही तो हम सबकी मंजिल है ना? काम के बोझ के नीचे दबना नहीं, बल्कि काम के जरिए खुद को और भी निखारना। समीर के लिए यह सफर सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं थी, ये उसकी अपनी आत्मा की एक नई शुरुआत थी। उसे अब किसी चमत्कार का इंतजार नहीं था, क्योंकि उसने खुद को ही एक चमत्कार की तरह देखना शुरू कर दिया था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस शांत यात्रा में समीर के साथ चलते चलते शायद आपने भी अपने आसपास के किसी सिद्धार्थ को ढूंढ लिया होगा। पर याद रखिएगा, असली सिद्धार्थ बाहर नहीं, हमारे अंदर की उस प्रतिक्रिया में है जो दूसरों के व्यवहार से पैदा होती है। जिस दिन हम उस पर काबू पा लेते हैं, उस दिन हम आजाद हो जाते हैं। उम्मीद है समीर की ये कहानी आपके दिल के किसी कोने में एक छोटा सा दिया जलाकर जाएगी, जो मुश्किल वक्त में आपको रास्ता दिखाएगा। जिंदगी छोटी है, इसे दूसरों को सुधारने में नहीं बल्कि खुद को निखारने में लगाइए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, कुछ और अनकही बातों के साथ, यही माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर। तब तक के लिए अपनी सांसों की लय को महसूस कीजिए, अपने अंदर की उस शांति को ढूंढिए जो शोर में भी नहीं खोती। और याद रखिए, आप जैसे भी हैं, अपनी तमाम जटिलताओं के साथ आप बहुत खास हैं। अपना ख्याल रखिए और अपनों के लिए उस ऊंचे रास्ते यानी हाई रोड को चुनिए, क्योंकि वहां की हवा बहुत शुद्ध और सुकून देने वाली होती है। शुक्रिया कि आपने हमें सुना और इस सफर में हमारे साथी बने। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार जब आप किसी मुश्किल इंसान से मिले तो सिर्फ एक बार मुस्कुरा कर देखिएगा, शायद वो मुस्कान ही किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हो। शुभ रात्रि, या फिर एक खूबसूरत नए दिन की शुरुआत। जहां भी आप हो, खुश रहिए।